मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यवहारिक हिंदी हिंदी का ऑल यूजी कोर्सेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये सब्जेक्ट है सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वन शॉट वीडियो, यानी कि वन शॉट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एग्ज़ाम में सिर्फ ये वीडियो देख कर जाइए और आपका पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 सबसे आसान जो किताब है आपकी वो यही है। इस किताब में से आपको बहुत साधारण तरीके से जो है आप आराम से नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहला इस हमारा यूनिट नंबर 1 के अंदर व्यवहारिक हिंदी है। यूनिट नंबर 1 का हमारा जो फर्स्ट लेसन है हम उसको यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद में मैं आपको आज पूरी की पूरी ये पीडीएफ जो है कंप्लीट यहाँ पे करा दूंगा। वन शॉट वीडियो रहेगी आपकी, सिर्फ आपको यही वीडियो देखनी है और उसके बाद आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा लेसन आता है व्यवहारिक हिंदी। तो भैया सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यवहारिक हिंदी जो है, व्यवहारिक का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक का क्या मतलब होता है ना। व्यवहारिक हिंदी इसको क्यों बोला गया है, तो जब भी कोई क्वेश्चन व्यवहारिक हिंदी से आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसकी प्रस्तावना बतानी है ना, उसकी भूमिका बतानी है कि भैया वो व्यवहारिक शब्द जो है वो है क्या, व्यवहारिक शब्द का मतलब क्या होता है ना। तो व्यवहारिक शब्द जो है, इसका जो शब्द है वो व्यवहार शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा उसके बाद बना है ना। ये एक विशेषण शब्द है। इसका अर्थ होता है व्यवहार में प्रयुक्त, यानी कि किसी के नेचर में जुड़ा होना, किसी के नेचर के अंदर होना। जैसे बोलते हैं ना कि ये अंदर तो बहुत तेज चिल्लाता है ना, ये बहुत शांत है, तो उसका व्यवहार क्या है, वो व्यवहारिक शांत है ना। तो किसी भी भाषा का जो रूप जन सामान्य के व्यवहार में प्रयुक्त होता है, जैसे अगर हिंदी है तो हम भाई वो हिंदी बोल रहे हैं तो हमारे अंदर क्या है, वो व्यवहारिक है कि हम हिंदी ही बोलेंगे, है ना। अगर कोई जापानीज़ है, अगर कोई भैया जापान से आया है कोई बंदा, तो वो क्या है, उसका व्यवहारिक रूप क्या होगा, जापानीज़ होगा। अगर कोई चाइनीज़ है तो चाइनीज़ होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी भाषा है उसको जो जो रूप जो है उसका जन सामान्य के व्यवहार के अंदर होगा, उसे उस भाषा का व्यवहारिक रूप कहा जाता है। इसी आधार पर हिंदी भाषा का जो रूप लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों और विशेष उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे ही व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। समझ में आ रहा है। व्यवहारिक यानी कि जो व्यवहार में प्रयुक्त है, यानी कि जुड़ा हुआ है, और जिस भाषा के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उसके अंतर्गत जुड़ जाएगा, यानी कि व्यवहारिक हिंदी। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं भैया, ये तो हमने पढ़ लिया इसकी प्रस्तावना के बारे में। अब बात करेंगे कि जो व्यवहारिक हिंदी है इसका हम पहले एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमने जो ऊपर पढ़ा वो लाइनें भी हम ऐड कर सकते हैं, अब हम जो इसमें पढ़ेंगे उन लाइनों को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यवहारिक हिंदी को हम कामकाजी हिंदी या फिर प्रक्रियात्मक हिंदी या प्रयोजनमूलक हिंदी भी कहते हैं। व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग जो है रोजमर्रा के जीवन में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से ही नहीं है, बल्कि यह प्रयोजन के आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा भी मानी जाती है। तो हिंदी जो है वो सिर्फ व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग जो है वो ये नहीं कि रोजमर्रा के जीवन में, बल्कि ये जो प्रयोजन के आधार पर, किसी भी योजना के आधार पर, किसी प्रयोजन के आधार पर अगर प्रयोग की जा रही है तो ये वो भाषा भी है। सामान्य अर्थ में व्यवहारिक हिंदी को बोलचाल की हिंदी बेशक मान लिया जाए, परंतु विस्तृत अगर हम बड़े तौर पर देखें तो विविध क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी ही है। बड़े बड़े क्षेत्रों में अगर हम बात करें, कोई भी कार्य हो रहा है, किसी भी कामकाजी अगर हम स्थिति को देखते हैं तो वहाँ पर हिंदी का ही प्रचलन है, क्योंकि भाई ये भारत है और भारत में हिंदी तो चलेगी चलेगी ना। आगे चलते हैं। अब भैया इसके रूप आ जाते हैं। व्यवहारिक क्या है, व्यवहारिक मैंने आपको बता दिया, व्यवहारिक हिंदी क्या है वो भी आपको बता दी। अब इसके रूप कौन कौन से हैं। तो भारत एक बहुभाषी यानी कि अनेक भाषाओं वाला देश है। बहुसांस्कृतिक यानी कि तमाम विविधताओं से भरा हुआ देश है, अलग अलग संस्कृति यहाँ पर हैं। भारत में बोलने लिखने पढ़ने के आधार पर अनेक भाषाएं हैं और संविधान की 8वीं अनुसूची की अधिसंख्यक भाषाएं हिंदी के ही समान साहित्य दृष्टि से संपन्न है। ये सभी भाषाएं प्राचीन काल से ही जन समुदाय के संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भाषाएं मानी जाती रही है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से इनमें विविधता देखने को मिलती है। अब भैया अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप पे आपने देखा होगा कि हिंदी के अंदर भी जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये इसके विविध रूप के बारे में अगर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो वो है। अब बात आती है कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि भैया व्यवहारिक हिंदी से आप क्या समझते हो, व्यवहारिक हिंदी के जो आप रूप बताइए, प्रमुख रूप कौन कौन से हैं वो बताइए, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें वाणिज्य और व्यापारिक हिंदी, ठीक है। व्यवहारिक हिंदी में जो इसके प्रमुख रूप में है तो उसमें सबसे जो पहला रूप आएगा वो आएगा व्यवहारिक हिंदी, यानी कि वाणिज्यिक या फिर व्यवहारिक हिंदी। तो व्यवहारिक हिंदी मध्यकाल से लेकर आज तक संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। किसी भी व्यापार की बात कर लो, व्यवसाय की बात कर लो, आयात निर्यात की बात कर लो,
वाणिज्य आदि में इसका प्रयोग सैकड़ों वर्षों से होता रहा है। वाणिज्य यानी कि व्यापार की अगर हम बात करें, किसी भी बिजनेस की बात करें, बिजनेस लाइन की बात करें, तो वहाँ पर जो है सैकड़ों वर्षों से हिंदी का ही प्रयोग हो रहा है। किसी भी वस्तु के खरीदने से लेकर बेचने तक वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी का ही प्रयोग अत्यधिक प्रचलित माना जाता है। सरकार ने वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र में कई नए पाठ्यक्रम आरंभ कर दिए। अब इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए कई राज्यों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। ठीक है यहाँ तक। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे की, यानी कि इसमें जो है पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, उससे पहले देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि चांदी उछली है, सोना लुढ़का है, टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। तो ये क्या है? ये वाणिज्यिक और व्यापारिक भाषा ही तो है, वहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना। दूसरा पॉइंट आता है आपका भैया वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी। अब ये वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी क्या है? तो ये इसका दूसरा पॉइंट है कि वैज्ञानिक और तकनीक हिंदी से तात्पर्य है विज्ञान के क्षेत्रों में जो हिंदी यूज़ होती है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्रों में। आधुनिक विज्ञान का जन्म 19वीं शताब्दी में माना जाता है। विज्ञान का संबंध जहाँ एक और तकनीक से है, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी से भी लिया जाता है। इसके अंतर्गत भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, चिकित्सा, कंप्यूटर और यांत्रिक आदि विषय भी इसके अंदर शामिल है। तो जितने भी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, वो सारी चीज़ क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी। ठीक है यहाँ तक। दूसरा एक और अगर हम देखते हैं आगे, तो फिर इसके पॉइंट्स आते हैं आपके, जैसे पुस्तकों के रूप में विज्ञान, वैज्ञानिक तकनीकी विषयों की बढ़ती जानकारी। 20वीं शताब्दी में ज्ञान विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में ही क्रांति नहीं आई, बल्कि उसका मानव जीवन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसे याद रखिएगा कि जो आम आदमी है, उस वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधी पुस्तकों की जानकारी जो है आम आदमी तक पहुंचाने के लिए उसे सरल और बोधगम्य भाषा में रखने का प्रयास किया जाता है। कि भाई अगर कोई भी विज्ञान के बारे में जानकारी लेना चाहता है और अगर उसको अंग्रेजी भाषा या किसी विदेशी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो वो अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी का प्रयोग कर तो उसको पढ़ सकता है, उसका ज्ञान जो है अर्जित कर सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर शोध पत्रों और शोध पत्रिकाओं के रूप में। आधुनिक शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में शोध पत्रों और शोध पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संगोष्ठी आदि में पढ़े जाने वाले पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधपरक सामग्री विद्वानों द्वारा लिखी गई होती है, जिसमें पारिभाषिक और तकनीकी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भैया कोई भी विदेशी, अगर हम बात करें तो खरोष्ठी, संगोष्ठी, ये कुछ लिपियाँ थीं। इनके अंदर जितने भी पत्रों और पत्रिकाओं के अंदर जितनी चीज़ें लिखी जाती थी, उनको भी जो विद्वानों ने कैसे पढ़ा? हिंदी के आधार पर ही पढ़ा। ठीक है ना, हिंदी से ही उसको लिंक किया और उसके बाद में उसको पढ़ पाए। कोशों तथा विश्व कोशों के रूप में व्यक्ति के जीवन में कोशों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब भैया महत्व जैसे अगर हम बात करें परिभाषा कोश, व्यक्ति कोश, विश्व कोश, इन शब्दों को आकारादि क्रम में रखा गया है। परिभाषा कोश में प्रत्येक शब्द के अर्थ से संबंधित उसका सार होता है, उसकी व्याख्या होगी, उसके विश्लेषण परिभाषा की बात करेंगे। डिक्शनरी सुनिए ना आपने, शब्दकोश सुना है? शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब क्या? जिसमें शब्दों के बारे में अच्छी तरीके से विस्तार से बताया गया है ना। तो इसी तरीके से कोशों तथा विश्व कोशों के रूप में। जनसंचार माध्यम की अगर हम बात करें भैया, तो समाचार पत्र, पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे जितने भी जनसंचार हैं, इन माध्यमों द्वारा भी हिंदी में प्रसारित कार्यक्रम में हमें देश विदेश में होने वाली जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितनी भी चीज़ें होंगी, वो हमें घर बैठे ही सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। फिर आता भैया विधिक हिंदी। अब विधिक हिंदी क्या होती है? विधिक का मतलब क्या है? विधायक, विधायक यानी कि जैसे कच्चा कानून होता है, इसी प्रकार से विधि विधान के द्वारा, यानी कि लॉ या कानून की अगर हम बात करें तो उससे जुड़ी हुई हिंदी को हम क्या बोलेंगे? विधिक हिंदी बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसमें हम आपको बस ये समझना है कि भैया स्वतंत्रता के बाद से 1970 में पहली बार विधिक शब्दावली तैयार की गई और संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित होने के बाद व्यावहारिक हिंदी विधि के क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकसित होने लगी। फिर आती है भैया इसमें कार्यालय हिंदी। कार्यालय मतलब जो भी जितने डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ होगी, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कोई भी अगर प्राइवेट एनजीओ टाइप में हो, निजी हो, इन जगहों पर अगर हम लिखित कामकाज की भाषा को अगर हम देखें तो वो कौन सी भाषा होगी? कार्यालयीय भाषा कहा जाएगा उसको। और कोई भी भाषा कार्यालयीय भाषा हो सकती है। इसी कारण अलग अलग प्रदेश और देशों के कार्यालयों में अलग अलग भाषाएं प्रयुक्त की जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी में लिखा जाएगा, केरल में जो है मलयालम में लिखा जाएगा, जापान में जापानी में लिखा जाएगा, ऐसी रूस में रूसी भाषाओं के अंदर लिखा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ऐसी हिंदी का ये जो स्वरूप है वो स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ, यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो भैया ये जो आपके मैंने पॉइंट बताए हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ से।
तो व्यवहारिक हिंदी क्या है, व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग कहाँ होता है, ये सब आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लिया। व्यवहारिक हिंदी के कौन कौन से 4 रूप हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जिनका किसी भी प्रकार से आपको लगता नहीं है कि कोई लेना देना है एग्जाम से, पर फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर कब किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन लेकर दे दे। बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी, उसका अर्थ और स्वरूप, कि भैया जो बैंक है उनके अंदर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से वर्ड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ कि जो इसमें से पॉइंट्स आपके जो इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। जैसे हाँ जी, अब अगर क्वेश्चन आता है आपका कि भाई संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बताइए, संपर्क भाषा क्या है, ये सब भी आप जान लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे टिप्पणी के अंदर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। संपर्क भाषा क्या है, तो संपर्क भाषा से मतलब क्या है, ये उस भाषा से मतलब है जो समाज के विभिन्न वर्गों या भाषा भाषियों के बीच सेतु के रूप में काम करती है, एक ब्रिज के रूप में काम करती है ना। संपर्क भाषा भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले अनेक वर्गों के बीच भावों और विचारों के आदान प्रदान के समक्ष माध्यम के रूप में उपस्थित होती है। इसी को क्या बोलेंगे, संपर्क भाषा बोलेंगे। तो दोबारा समझेंगे, जो समाज के अलग अलग वर्गों को, अलग अलग भाषा भाषियों के बीच में, अगर उनके बीच में जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो आदान प्रदान हो रहा है ना विचारों का, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संपर्क भाषा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, संपर्क भाषा बोलेंगे। तो बस संपर्क भाषा समझ गए आप। अब एक और चीज़ देख लीजिए इसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर जन सामान्य की संपर्क भाषा की मुख्य विशेषता उसकी बोलचाल की प्रयुक्त और सरलता होती है। क्योंकि भाई संपर्क भाषा मतलब क्या, हम दूसरे से संपर्क करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, है ना। और भारत की अधिकांश जनता ने हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपना लिया है। कि अगर हम बात करें आज हमारे भारत में, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करना है, संपर्क करना है, तो वो सिर्फ हिंदी का चयन करता है। ठीक है, आजकल तो जैसे अंग्रेजी का प्रयोग होने लगा, अंग्रेजी को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए तो किसका, हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इस तरीके से कि बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी या फिर हैदराबादी हिंदी का प्रयोग, इनके बीच में कोई भी 2 विशेषताएं बताइए। अगर आपसे कोई छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें से जरूर आएगा कि बम्बईया हिंदी क्या है और कलकतिया हिंदी के बीच में जो है, दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है वो बताइए। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद में ये हमारा अध्याय खत्म हो जाएगा, है ना। तो बम्बईया हिंदी और ये सारी हिंदी कौन कौन सी है, इनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से, ये सबसे पहले आते हैं बम्बईया हिंदी। तो भैया बम्बईया हिंदी का मतलब क्या है कि जो महाराष्ट्र में बोली जाती है, बॉम्बे में बोली जाती है। बम्बईया हिंदी का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत है। इसका प्रयोग मुख्यतः हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है। देखा होगा आपने, बम्बईया या फिल्मी हिंदी का प्रयोग बदमाशों, गुंडों और निम्न लोगों की भाषा के रूप में किया जाता है। जैसे भाई अलग अलग आपने सुना होगा, अपुन, है ना, तेरे को, मेरे को, ए मेरे को नहीं दिखाने का, है ना, खोपचा, काय को इधर आने का। तो इस तरीके शब्द आपने सुने होंगे ना। तो ये सारी बम्बईया हिंदी है भैया, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, ये शब्द देखने को मिलते हैं, इनका उदाहरण हिंदी फिल्मों में दिखाई देता है। जैसे अगर हम बात करें मुन्ना भाई में, संजय दत्त बोलता है ना, संजय दत्त में जो है अलग अलग तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके अंदर। तो किस प्रकार से बम्बईया हिंदी का प्रयोग करता है और दिखाई देता है, उसके आसपास का वातावरण भी उसमें लिप्त होता है। इसी प्रकार कंपनी फिल्म में भी बदमाशों और गुंडों से संबंधित भाषा का प्रयोग दिखाया गया है ना। तो ये सारी की सारी जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, वो बम्बईया हिंदी होगी, है ना। हिंदी बोल रहे हैं पर वो कौन सी है, बम्बईया हिंदी। अब आती है कलकत्ता वाली, है ना। तो जो कलकतिया हिंदी का जो प्रयोग है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन सी हिंदी है, इसको हम समझ लेते हैं जरा। कलकतिया हिंदी का प्रयोग क्षेत्र मूलक कोलकाता माना जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता के नाम से जानी जाती है। कला, इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में भैया कोलकाता एक अलग ही जाना जाता है ना। तो भैया कोलकाता का मतलब ही यही है भाई, बंगाली रसगुल्ला सुना है ना आपने, बाड़ी देशो भाई भालो आछे और सब बढ़िया घर में। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें सुनी होंगी, पर वहाँ पर ये बंगाली के अलावा भी वहाँ पर हिंदी लोग बोलते हैं, है ना। हिंदी तरीके से बोलेंगे, जल खाओ, है ना, जल खाना है, मतलब वो अपनी बंगाली को ही उसके अंदर ऐड कर देते हैं। देखा जा सकता है कि कोलकाता पर बंगाल का प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी क्षेत्र में मौजपुर प्रदेश के कई लोग कोलकाता में आश्रित हो गए हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी इस पर दिखाई देता है। तो जो कोलकाता में बोली जा रही है वो कौन सी हो गई, वो हो गई भैया कलकतिया आपकी हिंदी हो गई, है ना। उसके बाद में आती है आपकी हैदराबादी। अब हैदराबाद के अंदर जो यूज़ हो रही है वो हैदराबादी हिंदी हो गई। मध्यकाल और आधुनिक युग में विभिन्न मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद पर शासन किया। हैदराबाद के शासक निज़ाम हुआ करते थे कभी, जब हमारा भारत जो है गुलाम रहा था, उस समय जब जितने भी जो रजवाड़े निकले थे, तो हैदराबाद के एक शासक थे निज़ाम, है ना।
तो हैदराबाद के अंदर जो है उर्दू का प्रचलन शुरू हुआ, आधुनिक युग का बोलचाल और उर्दू और हिंदुस्तानी जन सामान्य की संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित होने लगी। तो ये आपके पास टॉपिक है नॉर्मल जो मैंने आपको समझा दी है। अब बात करते हैं इसके अगले अध्याय की। तो भैया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्या कहा था कि फर्स्ट एक ही वीडियो होगी, एक वीडियो में सब कुछ खत्म कर देंगे। अब सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग और अनुभव, भैया ये आपको 101% देखने को मिलेगा। आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा अनुभव लेखन बताइए। अनुभव लेखन समझते हो कि कोई भी एक्सपीरियंस राइटिंग आपको लिखनी है, आप मेले में गए, ठीक है, ये याद रखना, ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करना। कि यूनिट नंबर 2 में बताया गया आपका कि जितने भी अनुभव लेखन, आपने कोई मूवी देखी है ना, जैसे रिव्यू होता है ना, सेम उसी प्रकार से कि आपने एक्सपीरियंस देना है अपना कि भाई आपने जो मूवी देखी है या फिर आप कहीं घूमने गए थे तो वहाँ पे आपको कैसा लगा, क्या लगा, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो बस इस वाले यूनिट में से आपको यही आएगा। और ये मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए भैया, आराम से नंबर ले लोगे आप इसमें, बहुत आराम से नंबर ले लोगे, बिल्कुल टेंशन वाली इसमें जो है ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये छोटे छोटे टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं, जैसे आप अस्पताल में हिंदी का प्रयोग, अब अस्पताल के अंदर किस तरीके से हिंदी यूज़ की जाती है वो आपको बताना है। वैसे ये क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं जाते ज़्यादा, पर फिर भी बाई चांस अगर भाई आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए ना। आगे चलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार दिखाए, जैसे हॉस्पिटल का दिखा दिया है आपको, है ना, बाजार में हिंदी का प्रयोग दिखा दिया है। तो इनका आपका कोई लेना देना नहीं है, इन्हें आप छोड़ दीजिए। अब जो आपको समझना है वो ये समझिए। ये यहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ जी, ये रहा अनुभव लेखन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 101% आप मान के चलो भैया, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये पढ़ लिया तो मतलब आपने सब पढ़ लिया। व्यक्ति का अनुभव उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम है अनुभव लेखन। कि अगर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव को व्यक्त करना चाहता है तो वो अनुभव लेखन का जो है यूज़ करेगा। इसमें अब हम बात करेंगे अनुभव लेखन होता कैसे है, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक अच्छे अनुभव लेखन की एक विशेषता ये है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं को सहज भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। व्यक्ति को अपने अनुभवों की गहराई में जाकर और उन्हें सरल शब्दों में बदलकर पाठकों को सीधे रूप से संवेदनशीलता का अनुभव कराना महत्वपूर्ण है। एक अच्छे अनुभव लेखन में व्यक्ति को विस्तारपूर्वक और सुव्यवस्थित रूप से अपने अनुभवों का वर्णन करना चाहिए। एक अच्छा अनुभव वह लेखन है जब हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भैया अनुभव लेखन का क्या महत्व होता है और कौन कौन से अनुभव लेखन होते हैं। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल, भैया इन्हें देख लीजिए। आपको कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, कोई भी, पूरे नंबर मिलेंगे कि हिंदी में अगर आ जाए अनुभव लेखन लिखिए, तो किसी भी प्रकार का अनुभव लेखन आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है हिंदी में बाजार दौरे का अनुभव लेखन लिखिए। बाजार दौरे का, आप बाजार गए, अब आपका क्या अनुभव रहा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है बाजार का अनुभव अनेक प्रकार के मामलों में हमें सिखाता है। यह एक अनुभव है जो हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से प्राप्त होता है। मेरा बाजार का अनुभव भी यही कुछ है। पन्ना मध्य प्रदेश का एक छोटा शहर है जो हीरो वीरों और मंदिरों की नगरी के रूप में अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पिछले माह मैंने पन्ना के चौक बाजार, जो इस शहर की विविधता और जीवंतता का प्रतिबिंब है, इसमें घूमने और खरीदारी का अनुभव प्राप्त किया। सेम इसी प्रकार से आपको कहीं का भी अगर आपको टॉपिक आ जाए, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सरल भाषा में आपको बताना है। आगे इसने बताया कि भैया पन्ना के चौक में बाजार में पहुंचते ही मुझे वहाँ की रोटी सब्जी की महक आई, है ना, और गलियों में गूंजती हुई बाजारों की हलचल, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर आई। तो कहने का मतलब क्या है, बस आपको ये बताना है कि आपको वहाँ पर कैसा अनुभव हुआ, आपने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर महसूस की, ये आपको बताना है। आपका यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया पन्ना के चौक बाजार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा था, तो ये आपको सिंपल यहाँ से आपको बता देना है, ठीक है। वरना आपको बस अपना याद रखना है कि अनुभव दर्शन आपको किसी भी टॉपिक पे दे दिया जाएगा। दर्शनीय स्थल भ्रमण का अनुभव, अब यहाँ पर आपने कहा भाई आप कहीं पर गए, किसी जगह पर मंदिर में गए, आपने कहीं लाल किला गए, आप जामा मस्जिद गए, वहाँ से आपसे पूछ लिया गया भाई आपने जो है कोई भी एक ऐसे स्थल का भ्रमण जो है अनुभव लेखन लिख कर दीजिए जो भी आपने अभी हाल ही के अंदर आपने किया हो। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित जो है मझगांवा में करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजुराहा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि का एक केंद्र है। पिछले रविवार मैंने खजुराहा की यात्रा की जो मेरे लिए एक अत्यंत सुखद और अनुभव साबित हुई। तो भैया ये वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस, है ना। वो वहाँ पर पहुँचा, उसने पहले ही दृश्य की मनोहारी था,
तो खजुराहो के मंदिरों का शानदार अभिनव आकार और विशालता स्थिर मनोहर कर रहा था उसे, मतलब आकर्षित कर रहा था। तो ये सब सिर्फ उसने उसके बारे में बताया कि वहाँ का दृश्य कैसा था। तो ये हो गया आपका कौन सा, किसी भी जगह के बारे में दृश्य हो गया। क्रिकेट मैच देखने का अनुभव, तो भैया ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, बस आपको इनमें आप अपने तरीके से लिखना स्टार्ट कीजिए कि कुछ समय पहले जो है मैंने एक स्टेडियम में मैच देखा, मैंने टिकट खरीदी, उसके अंदर जो है जो भी आपने मतलब इसमें बताना चाहते हो अपने अनुभव के अनुसार आप इसे बता दोगे और आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुभव लेखन मेरे हिसाब से तो आप सबको आ गया होगा कि भैया अनुभव लेखन कैसे आप लिखोगे, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं यहाँ पर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, यानी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 के अंदर कर लिया। अब बात आती है बैंकों और कार्यालयों में प्रचलित परिभाषिक शब्दावली। तो भैया आपने देखा होगा कि बैंकों के अंदर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग, कार्यालयों के अंदर भी अलग अलग यूज़ किया जाता है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं, कैसे कैसे यूज़ होता है, अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आप लिखोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बैंकों में प्रचलित परिभाषिक शब्दावली। अब वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर दी गई है, देखो ये बैंकिंग सेवाएं आजकल हमारे रोजगार की जीवन शैली में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में सहायक होती है और लोगों को वित्तीय रूप से काफ़ी मदद करती है। क्योंकि भाई अगर बैंकिंग सेवाएं ना हो तो आज क्या होगा, पहले तो क्या होता था लोग पैसा ले लेके घूमते थे, आज कैशलेस इंडिया हो गया है कि बस सिर्फ आप जो है मोबाइल लेकर घूमो और बैंक में पैसा बिल्कुल सिक्योर है, आप वहीं से डायरेक्ट जो है उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, है ना। तो इनके बहुत ज़्यादा महत्व हैं और इसके जो पॉइंट्स आपको जो लिखने को मिलेंगे, यानी कि ये रहे कि अगर खाता संबंधी शब्दावली पूछी गई तो आप देखो ये जो वर्ड्स आते हैं ये आपके नॉर्मल आपसे पूछ लिया जाएगा एक एक दो नंबर के अंदर कि बचत खाता क्या है, चालू खाता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जिसे हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं, व्यक्तिगत बचत के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो खाता होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे सेविंग अकाउंट बोलेंगे। करंट अकाउंट क्या होगा, व्यापारी और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा उपयोग में किया जाने वाला खाता जो होगा वो चालू खाता होगा, इसमें बड़ी मात्रा में लेन देन की सुविधा होती है। ठीक है, अब आती है भैया एफडी क्या है, आपने सुना होगा बहुत बार, फिक्स डिपॉजिट सुना है ना। तो इसे समावधि जमा के नाम से भी जाना जाता है। लंबे समय के लिए, ये निश्चित समयावधि के लिए बैंक में जमा की गई राशि होती है, इसको हम एफडी बोलते हैं। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, रिक्यूरिंग डिपॉजिट जो है आपका, इसे आवर्ती जमा भी कहा जाता है, नियमित अंतराल पर निश्चित राशि जमा करने की सुविधा है। ऐसे ही यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, बस आपको ये पढ़ने हैं कि भैया इन वर्ड्स में किस किस का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। बाकी जो भी मैंने आपको ऊपर बताया बस वही आपके पेपर में पूछा जाएगा, ज़्यादा आपसे कुछ पूछने की जो है वो नहीं होगी। तो आई होप आपको ये जो पूरी वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी और आप जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। बस जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना आप समझ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में नंबर दिलाने के लिए आपके लिए पर्याप्त है। ये 1 शॉट वीडियो है, इसे देख लीजिए बस, और बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे आपको आंसर्स लिखना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।